नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव से। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे जिस तरह के सामने आए हैं, इससे विपक्ष खुश नहीं है। आखिरकार विपक्ष खुश क्यों नहीं है और विपक्ष क्यों मोदी सरकार को घेर रहा है? लेकिन इन सब के बीच में यशवंत सिन्हा का जिक्र कर लूं तो यशवंत सिन्हा सीधे तौर पर मोदी सरकार पर भड़ास निकाल रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को घेर रहे हैं। यशवंत सिन्हा चुनाव हार कर भी जीत गए, समझिएगा, चुनाव हार कर भी जीत गए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जीत कर भी हार गई हैं। कैसे? धीरे धीरे करके विस्तार से एक एक चीज़ों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और वो बाजीगर कोई और नहीं, यशवंत सिन्हा। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव से पहले की स्थिति से आपको समझना पड़ेगा और हम अपने दर्शकों को समझाएंगे भी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से माहौल बराबर गर्म था। सत्ता पक्ष ने, एनडीए ने बहुत सोच समझकर द्रौपदी मुर्मू को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, विपक्ष ने, ममता बनर्जी ने बहुत सोच समझकर यशवंत सिन्हा को उतारा। जैसे यशवंत सिन्हा को उतारा गया, बीजेपी में खलबली मच गई। खलबली मचनी भी थी क्योंकि यशवंत सिन्हा कोई छोटे मोटे खिलाड़ी तो है नहीं। यशवंत सिन्हा को मजबूत देखकर, यशवंत सिन्हा की स्थिति को देखकर सत्ता पक्ष में घबराहट शुरू हो गई। सत्ता पक्ष डरने लगा कि कहीं यशवंत सिन्हा को जीत ना मिल जाए। और वाकई देखिएगा, अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ होता तो यशवंत सिन्हा 100% जीतते। क्यों, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि यशवंत सिन्हा को विपक्ष का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। यशवंत सिन्हा के साथ विपक्ष खड़ा था और ये देखकर मोदी सरकार हड़बड़ा गई। मोदी सरकार ने सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू को भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को एक प्यादा समझा और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों से आप सहयोग मांगे, समर्थन मांगिए। लेकिन इससे पहले देखिएगा, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब रिटायर हुए, उन्होंने क्या कभी विपक्ष से सपोर्ट मांगा था? क्या विपक्ष से उन्होंने समर्थन मांगा था? नहीं, चुपचाप उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। लेकिन आज अगर जरूरत बनी जो है द्रौपदी मुर्मू को, इसका मतलब है कि विपक्ष को एकजुट देखकर द्रौपदी मुर्मू भी घबरा गई। हालांकि इन सब के बीच देखा यह गया कि यशवंत सिन्हा को लगातार जब सपोर्ट मिल रहा था विपक्ष का और विपक्ष टस से मस नहीं होने वाला था, तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया। सरकार ने, जैसा कि उनका बहुत बड़ा जो हथियार है वो है ईडी और एनसीबी, ईडी और एनसीबी का डर दिखाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में हमने देखा शिवसेना जो है वो बहुत बड़े हद तक टूट गई। शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ा, बर्बाद कर दिया। और उसी शिवसेना के सांसदों का द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना, क्या ये नहीं बता रहा था कि बीजेपी पीछे लगी थी शिवसेना के और उन्हें बर्बाद कर दिया जाए? और जहां उद्धव ठाकरे ने ना नुकुर किया होता, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती। तो हमने यहाँ पर देखा कि ईडी और एनसीबी के डर के जरिए इन्होंने विपक्ष को तोड़ दिया। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग तक हो गई। यशवंत सिन्हा ने चुनाव को देखा और ये तक कह दिया कि बीजेपी यहाँ पैसों का इस्तेमाल कर रही, जो कि सही था। ऐसे में सीधे तौर पर देखने को मिला कि सत्ता पक्ष यानी कि जो एनडीए है वो ऐसे ना जीत पाकर ऐसे जीत गया, यानी कि टेढ़े रास्ते से। और टेढ़े रास्ते से जीतना भी कोई जीतना है भाई। यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, देश के मुद्दों पर लगातार बात कर रहे थे, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे थे। यशवंत सिन्हा ने खुलकर अग्निपथ स्कीम को लेकर बात की और इसके अलावा मैं बात करूं, सरकार जो जो स्कीम लेकर आई उस पर उन्होंने बात की, बेरोजगारी पर बात की, अर्थव्यवस्था पर बात की, जीडीपी पर बात की, देश का जो हालात है उस पर बात की। लेकिन क्या आपने द्रौपदी मुर्मू को देखा कि इन सब मुद्दों पर बात की हो? वो सब छोड़ दीजिए, उन्होंने आदिवासी वर्ग को लेकर बात की नहीं की। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जितनी चाबी मुर्मू में भरी थी उतना ही वो काम कर रही थी। कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी के कहने पर ही, जी हाँ, बीजेपी ने अगर कहा, मोदी सरकार ने अगर कहा कि द्रौपदी को 2 कदम चलना है तो 2 ही कदम चलेंगी, तीसरा कदम वो अपनी मर्जी से नहीं रख सकती। तो ऐसे में हमने देखा कि द्रौपदी मुर्मू ने कोई भी बात नहीं की या कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात नहीं रखी। यहाँ पर समझिएगा कि विपक्ष तो यशवंत सिन्हा को सपोर्ट और समर्थन कर रहा था, लेकिन यशवंत सिन्हा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने देखी, जब चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, तब उन्हें समझ में आ गया
कि यशवंत सिन्हा जी जैसे कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनना चाहिए। नहीं तो आप खुद देख लीजिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिनका 5 साल का कार्यकाल हो गया, क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कभी अग्निपथ स्कीम पर बात की थी? क्या कभी राय दी थी, सरकार को सलाह दी थी? देश में हिंदू मुसलमान जैसे राइट्स हुए उस पर बात की, बेरोजगारी बढ़ रही थी उस पर बात की, छात्र जो देश का भविष्य है सड़कों पर उतरा अपनी आवाज़ के लिए उस पर बात की, किसानों को लेकर बात की, नहीं बात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काम केवल था पुरस्कार देना और लोगों को सम्मानित करना, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो देश को क्या ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो सरकार की चाबी के अनुसार काम करे, या यशवंत सिन्हा जैसे उम्मीदवार जो देश के मुद्दों पर बात तो कर सके? यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगे तो देश में जो सरकारी संस्थाएं हैं ना, जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, या सरकारी संस्थाओं को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर काम किया जा रहा है, इसका वो इस्तेमाल बंद करवा देंगे। यही सब देखकर तो बीजेपी में घबराहट मच गई। और ऐसे में देखिएगा कि अगर वाकई लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ होता तो यशवंत सिन्हा की जीत होती, क्योंकि विपक्ष तैयार था। लेकिन विपक्ष को तोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और द्रौपदी मुर्मू की मैं बात करूं, चुनाव से पहले तो वो खुद को हारा हुआ मान रही थी, क्योंकि लगातार वो विपक्ष से समर्थन मांग रही थी। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप विपक्ष से समर्थन मांग रहे तो इसका मतलब आपकी पोजीशन कमज़ोर है, आपका जो दबदबा है वो कमज़ोर है। और सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर ये देखिए कि यशवंत सिन्हा ने कम से कम चुनावी मैदान में उतरकर अकेले उतरे, लड़ाई तो लड़ी, कम से कम चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने जनता के हक की बात तो की, जनता की आवाज़ को तो उठाया। द्रौपदी मुर्मू ने तो वो भी नहीं किया। आदिवासी समुदाय को आगे बढ़ाया जाएगा, आदिवासी समुदाय के लिए काम किया जाएगा, द्रौपदी मुर्मू 4 शब्द आदिवासी समुदाय के लिए बोल देती, लेकिन नहीं बोला। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड रचा है। और तो और ध्यान से सुनिएगा, हमने देखा राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पूरी तरह भी नहीं आए थे, रुझान आने शुरू हुए, लेकिन रुझान आने से पहले बीजेपी ने मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी, खुशियाँ बांटी जाने लगी। द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न की तैयारी हो रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी, 56 भोग बन रहे थे और भोज का इंतज़ाम हो रहा था। अभी तो रुझान आ ही रहे थे, नतीजे पूरी तरह क्लियर भी नहीं हुए थे, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी, उससे पहले बीजेपी में जश्न शुरू हो गया। क्या ये नहीं बताता कि बीजेपी बहुत पहले ये मानकर बैठी थी कि उनका कैंडिडेट जीतेगा ही, और अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं पापड़ बेले, विपक्ष को किस किस तरह से नहीं तोड़ा। और सवाल तो हम ये भी कर रहे हैं कि विपक्ष जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा करता है, क्या वो सही नहीं है? क्योंकि नतीजे आने से पहले इतनी क्या जल्दबाजी बीजेपी को थी कि इतने बड़े बड़े ऑर्डर दे दिए गए मिठाइयों के। इसका साफ मतलब ये है कि ये जो चुनाव हुआ या जो नतीजे आए, ये सब एक ढोंग था जनता को दिखाने के लिए। असली कहानी तो ये थी, सब कुछ स्क्रिप्टेड था, प्लान फिक्स था। बीजेपी जानती थी द्रौपदी मुर्मू की जीत होनी है, उन्हें किसी भी तरह से जितवाया जाए। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि चुनावी नतीजों से पहले अगर बीजेपी में जश्न की तैयारी, ये तैयारी विपक्ष ने क्यों नहीं की? विपक्ष ने क्यों नहीं मिठाइयों के ऑर्डर दिए? चाहता तो विपक्ष भी दे सकता था, लेकिन नहीं, विपक्ष जानता था, यशवंत सिन्हा जानते थे कि बीजेपी ने जो स्क्रिप्टेड खेल खेला उसमें उनकी जीत है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ नतीजों से पहले जीत का जश्न शुरू हो जाता है, नतीजे आने से पहले कैंडिडेट जीत जाता है, तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि क्या वाकई आज लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो चुनाव होने चाहिए, क्या वो खत्म नहीं हो गए? और वाकई क्या सरकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जो स्थिति थी उसको पूरी तरह खत्म नहीं कर दी? और क्या वाकई अब राजतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं हो रही है? आज के